दोस्तों हमारा अगला बायसिंग सर्किट है सेल्फ बायस सर्किट और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बायसिंग सर्किट है। इसका एक और नाम होता है जिसे वोल्टेज डिवाइडर बायस भी बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पर एक वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क फॉर्म हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो R1 and R2 form a voltage divider network, therefore this network is also called as voltage divider network। तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा बेस पर हमने उसे रिप्रेजेंट कर दिया VB से, तो VB की वैल्यू हम निकाल सकते हैं बिकॉज वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क है। टोटल वोल्टेज है यहाँ से यहाँ तक VCC और आपको यहाँ से लेके यहाँ तक वोल्टेज निकालना है, तो उसे आप वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क की हेल्प से निकाल सकते हैं। VCC मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस R2 अपॉन R1 प्लस R2। इस पॉइंट पर जो वोल्टेज होगा उसे हमने रिप्रेजेंट किया है VE से, तो VE इज इक्वल टू क्या होगा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो ड्रॉप हो रहा है। तो यहाँ पर करंट IE फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस RE है, तो इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा IE RE एंड इट विल बी इक्वल टू VE। अगर हम R1 और R2 की वैल्यू प्रॉपरली सेलेक्ट करते हैं तो जो वोल्टेज है P टाइप पर, बिकॉज ये हमने लिया है N P N, तो जो कलेक्टर है वो N टाइप है, बेस है P टाइप है और एमीटर है वो N टाइप है। तो P टाइप बेस का जो वोल्टेज है उसे हम मेंटेन कर सकते हैं हायर देन द वोल्टेज ऑफ N टाइप एमीटर, इससे ज़्यादा मेंटेन कर सकते हैं अगर हम R1 और R2 की वैल्यू प्रॉपरली सेलेक्ट करते हैं। अगर ये वोल्टेज हमने ज़्यादा सेलेक्ट कर लिया विद द हेल्प ऑफ R1 और R2 तो VV ग्रेटर देन है VE से। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, ये जो जंक्शन है आपका JE एमीटर जंक्शन, इट विल बी फॉरवर्ड बायस बिकॉज P टाइप है वो हायर पोटेंशियल पर है, N टाइप है लोअर पोटेंशियल पर है, तो आपका एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होगा। सिमिलरली by proper selection of RC अगर हम प्रॉपर सिलेक्शन करते हैं, आप इस फिगर में देख रहे हैं RC, प्लस RC का प्रॉपर सिलेक्शन हम करें तो यहाँ पर जो वोल्टेज है उसे हम जो बेस पर वोल्टेज है उससे ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ड्रॉप है वो हमने कुछ इस तरीके से सिलेक्ट किया कि यहाँ ड्रॉप पर कम हुआ, यहाँ पर कुछ ड्रॉप ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर वोल्टेज अगर ज़्यादा होगा यहाँ कम होगा तो उससे क्या होगा, VC की वैल्यू है कलेक्टर वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू बेस वोल्टेज, तो उसकी वजह से जो कलेक्टर जंक्शन है वो रिवर्स बायस होगा, कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस हो जाएगा। ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड में ऑपरेट करने के लिए हम स्टडी कर चुके हैं पहले जो बायसिंग नेटवर्क्स थे उसमें, तो जो एमीटर जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस होना चाहिए जो कि अभी हमने मेंटेन किया, कलेक्टर जंक्शन है वो रिवर्स बायस होना चाहिए जो कि हमने मेंटेन किया है। तो ये दो कंडीशन अगर हम मेंटेन करते हैं तो जो ट्रांजिस्टर है वो आपका एक्टिव मोड में वर्क करेगा और जो कि डिजायर्ड होता है फॉर द एम्प्लीफिकेशन पर्पज। तो VB की वैल्यू यहां से हमने निकाला अभी, VB इज इक्वल टू R2 VCC अपॉन R1 प्लस R2। अगर वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट है या सेल्फ बायस सर्किट है, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, तो इसके लिए हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं जिसमें वोल्टेज है VB, उसकी वैल्यू हमने इससे कैलकुलेट कर ली, और जो R1 और R2 रेजिस्टेंस का जो नेटवर्क था वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क R1 और R2, इसका हम इक्विवेलेंट थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, जैसे हमने RB से रिप्रेजेंट किया है। तो बेसिकली RB इज इक्वल टू R1 पैरेलल विद R2, तो R1 इंटू R2 वन R1 प्लस R2 ये हो जाएगा अगर पैरेलल में तो इसे फिर हम इस तरीके से कुछ कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क इस पोर्शन में लगा हुआ था, तो जो थेवेनिन वोल्टेज था उसे हमने VV से रिप्रेजेंट कर दिया है और ये थेवेनिन रेजिस्टेंस है उसे हमने RB से रिप्रेजेंट कर दिया है। इसके बाद इस टाइप के अब सर्किट आप पहले स्टडी कर चुके हैं, इसमें अगर आपको IB निकालना है, इसमें करंट IB फ्लो होगा, तो सिंपल आप इनपुट लूप लगाएंगे और IB की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें करंट जो फ्लो होगा वो IC होगा, इसमें करंट फ्लो होगा वो IE होगा। तो इनपुट लूप में आप करंट लगाएंगे
तो उससे आई वी निकल आएगा। आई सी निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता ही है, आई सी इज इक्वल टू बीटा आई वी, तो उसकी हेल्प से आप आई सी निकाल सकते हैं। बीटा यहाँ पर कुछ दिया होगा तो आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक और इसमें चीज आती है स्टेबिलिटी फैक्टर। स्टेबिलिटी फैक्टर जो इस पर्टिकुलर बाइस में होता है वो होता है 1 प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा आर ई अपॉन आर बी प्लस आर ई। लास्ट बाइसिंग हमने पढ़ा था उसमें आर ई की जगह आर सी था, जिससे हमें आर सी की वैल्यू बहुत ज़्यादा रखनी पड़ रही थी और वो हमारे लिए एक ड्रॉबैक हो रहा था ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर में। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं है, यहाँ ये रिप्लेस हो गया आर ई से। तो अगर आर ई इंक्रीज करेगा, अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये टर्म आपका इंक्रीज कर जाएगा, अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज कर जाएगा तो डेफिनेटली एस की वैल्यू है वो डिक्रीज कर जाएगी और एस की वैल्यू कम होनी चाहिए। स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू कम होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। और आर बी या फिर हम कम कर सकते हैं, आर बी अगर कम होगा तो उसकी वजह से स्टेबिलिटी फैक्टर भी कम हो सकता है। तो बेसिकली हम आर ई को लेते हैं, आर ई को बढ़ा के और हम स्टेबिलिटी फैक्टर को कम कर सकते हैं। तो इस बाइसिंग के एडवांटेज आप देख सकते हैं। एडवांटेज, सबसे पहला इसका एडवांटेज है एक्सीलेंट स्टेबिलिटी इन ऑपरेटिंग पॉइंट। इसकी स्टेबिलिटी है वो तीनों बाइसेस में सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद जो स्टेबिलिटी फैक्टर है वो आर सी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, जैसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आर सी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, यहाँ पर आर ई पर डिपेंड कर रहा है। इसलिए आप इसे ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर है उसमें भी आसानी से यूज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसका ये है कि आप इसे किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में यूज कर सकते हैं। सेल बाइसिंग को आप किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में यूज कर सकते हैं, चाहे वो कॉमन एमीटर हो, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन हो, चाहे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हो, चाहे कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन हो, तो हम किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में से यूज कर सकते हैं। इसका एक ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक भी है, अगर एडवांटेज की बात करेंगे तो ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक ये है यहाँ पर जो हमने आर ई लगाया है बेसिकली, तो ये आर ई एक नेगेटिव फीडबैक क्रिएट करता है, एक नेगेटिव फीडबैक क्रिएट करता है जिसकी वजह से जो वोल्टेज गेन है वो डिक्रीज करता है इस आर ई की वजह से। बिकॉज ड्यू टू एसी वोल्टेज ड्रॉप across RE, the net AC voltage between base and emitter, base and emitter जो net voltage होगा that decreases and this causes to decrease in V out, जो V out होगा उसमें decrease ये करेगा। और voltage gain है, voltage gain होता है आपका, voltage gain is equal to V naught upon VI। तो V naught अगर कम हो गया तो डेफिनेटली V out voltage gain है वो कम हो जाएगा, voltage gain कम हो जाएगा। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। इसे हम ओवरकम कर सकते हैं अगर एक यहाँ पर बाईपास कैपेसिटर लगा देते हैं। तो आप कुछ जो हम एम्पलीफायर्स पढ़ेंगे वहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक बाईपास कैपेसिटर लगा हुआ, जैसे CE से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी हेल्प से जो गेन में डिक्रीमेंट हो रहा है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें एक न्यूमेरिकल देखते हैं। इसमें प्रॉब्लम्स हैं जो बेसिकली इसमें दो तरीके से प्रॉब्लम आ सकती हैं। एक तो जो भी हमने पढ़ा उसके हिसाब से, इस केस में आपको बीटा दिया होगा, बीटा दिया हुआ है उस समय अलग अप्रोच होगा, अगर बीटा नहीं दिया हुआ है उस समय इसे सॉल्व करने का अलग अप्रोच होगा। तो यहाँ बीटा दिया हुआ है तो इस केस में जो भी हमने पहले डिस्कस किया है उसी अप्रोच को लगाना है। तो आप देख सकते हैं इसे हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक और चीज, यहाँ पर जो हमें ट्रांजिस्टर दिया हुआ है वो NPN नहीं है, आप देख सकते हैं, बिकॉज इसमें जो करंट का डायरेक्शन है वो आप देख रहे हैं अपवर्ड है। तो ये आपका है PNP ट्रांजिस्टर है, बेसिकली PNP ट्रांजिस्टर। यहाँ पर पहले जो वोल्टेज ड्रॉप्स हैं उन्हें हम रिप्रेजेंट करेंगे VB, यहाँ पर प्लस माइनस VBE रिप्रेजेंट कर दिया। सबसे पहले इसमें आपको VV की वैल्यू निकालनी है, VV निकालेंगे। VV आपको पता है, VV इज इक्वल टू VCC इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है, विच इज इक्वल टू VCC आपको -16 दिया है इंटू R2
ये हमने सपोज R1 माना है, इसे R2 माना है, तो R2 है 20/20 + 60। तो इसकी वैल्यू जो हम कैलकुलेट करते हैं, इसकी वैल्यू आती है -4 वोल्ट, -4 वोल्ट इसकी वैल्यू आएगी। उसके बाद हमें RTH निकालना है। RTH और मैं जैसे RB रिप्रेजेंट किया है, RB इज इक्वल टू R1 पैरेलल विद R2 विच इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, R1 दिया है 60 इंटू 20/60 + 20 विच इज इक्वल टू 15 किलो। तो हमें VV की वैल्यू मिल चुकी है और RB की वैल्यू मिल चुकी है। तो इसकी हेल्प से हम दोबारा सर्किट है उसे रीड्रॉ कर सकते हैं। रीड्रॉ करेंगे, सर्किट को हम कुछ रीड्रॉ इस तरीके से कर सकते हैं। जो वोल्टेज डिवाइडर वाइज था उसे हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है VB से और RB से। तो RB की वैल्यू आई थी 15 किलो ओम एंड VB की वैल्यू आई थी -4 वोल्ट। यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप है दैट इज VBE, यहाँ पर होगा ±VCE। बिकॉज ये ट्रांजिस्टर है जो हमारे पास वो है PNP, तो इसमें करंट का डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, IE एंटर कर रहा है, तो IB आउटसाइड ज़्यादा है। इसी वजह से यहाँ पर आप VB देख रहे हैं बेसिकली नेगेटिव है, ऐसे ही IC ऊपर ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पे ये वोल्टेज है नेगेटिव है। अब हम आई थिंक इसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और आपको IB निकालना है, तो सबसे पहले इनपुट लूप है उसमें KVL अप्लाई करना होगा, और VC निकालना है तो आउटपुट लूप में KCL अप्लाई करेंगे, KVL सॉरी। नाउ स्टार्ट फ्रॉम द इनपुट लूप, अप्लाई KVL इन इनपुट लूप। इनपुट लूप में KVL अप्लाई करेंगे हम। करंट की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आप चलें तो चल सकते हैं, या फिर इस तरीके से जैसे आप हमेशा लगाते थे उस तरीके से लगा सकते हैं। तो कोई मैं ऐसे लगा रहा हूँ, जैसे हमेशा लगाता हूँ, मैं इस तरीके से लगाता हूँ, तो मैं इस तरफ से चल रहा हूँ तो ये माइनस वाले टर्म आ रहा है इधर, तो माइनस VB, देन यहाँ पर करंट एंटर कर रहा है प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, बिकॉज हम उल्टा चल रहे हैं करंट की डायरेक्शन में, -15 IB, उसके बाद प्लस VBE, देन -2 IE इज इक्वल टू 0। IE आपको पता है, IE इज इक्वल टू होता है 1 + बीटा IB। बीटा आपको गिवन है, बीटा इज इक्वल टू 100, तो मैं IE को लिख सकता हूँ 101 IB। VB की वैल्यू पुट करिए, VB की वैल्यू है -4 वोल्ट, माइनस ऑलरेडी है तो इट बिकम्स 4 -15 IB प्लस VB की जो वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन में दी हुई है -0.7 वोल्ट। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में जो वैल्यू है -0.7 वोल्ट दी हुई है हमें, तो हमने रखा -0.7 -2 इंटू IE है आपका 101 IB। So now the value of IB can calculate from here, 15 IB इधर से हो गया, 202 IB इधर से, तो ये टोटल होता है आपका 217 IB इज इक्वल टू 3.3, IB इज इक्वल टू 3.3 अपॉन 217 विच इज इक्वल टू 0.0152 मिली एम्पियर। ये आपकी IB की वैल्यू आ चुकी है। IC हम निकाल सकते हैं, IC इज इक्वल टू बीटा IB इज इक्वल टू बीटा 100 into IB 0.0152 which becomes 1.52 मिली एम्पियर।
आई सी की वैल्यू आ गई। नाउ आपको वी सी कैलकुलेट करना है। अप्लाई KVL इन आउटपुट लूप। आउटपुट लूप में आपको KVL अप्लाई करना है, तो आप KVL इधर से अप्लाई करेंगे इस तरीके से। तो ये -16 वोल्ट है, तो बेसिकली कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। पॉजिटिव टर्मिनल नीचे आया ग्राउंड से, जब भी ये नेगेटिव वैल्यू होगी इसकी, तो आप इसे इस तरीके से लगाएंगे तो आएगा आपका 16 - 4IC प्लस VCE -2IE इज इक्वल टू 0। तो IE इज इक्वल टू basically IE is equal to IB plus IC, because IB is very small, so I can approximate it equal to IC. IK can be approximated equal to IC, so it can be written as 16 minus 4IC from here and 2IC from here minus 6IC plus VCE is equal to 0. VCE is equal to -16 plus 6 into IC. IC we have calculated 1.52, which is equal to -6.8 volt. This is the value of VCE. Hence, the operating point, is Q से, एक्चुअली क्यूसेंट पॉइंट भी बोलते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट को, इस वजह से हम Q से रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, -6.8 वोल्ट, 1.52 मिली एम्पियर। अब अगर हम IC की वैल्यू डाउनवर्ड लेते हैं या अपवर्ड हम दिखा दें, जल्दी आप देखते हैं IC डाउनवर्ड लेते हैं, अगर ये डाउनवर्ड लेंगे तो आपको यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा, जिससे वो रिप्रेजेंट करेगा कि एक्चुअल में करंट अपवर्ड है लेकिन आप उसे डाउनवर्ड दिखा रहे हैं। इस तरीके से आप ये प्रॉब्लम कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं सेल्फ बाय सर्किट में। फर्स्ट टाइप हमने देखा था लास्ट प्रॉब्लम में, ये दूसरा टाइप है जिसमें बीटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, वेरी लार्ज, बीटा इज़ वेरी लार्ज, और कई बार आपको दिया नहीं होगा। अगर क्वेश्चन में बीटा नहीं दिया हुआ है तो आप एज्यूम कर लेंगे कि ये बहुत बड़ा है, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो उस टाइप के क्वेश्चन को आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, उस केस में आपको यहाँ पर जो वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क है उसे थेवेनिन इक्विवेलेंट में रिप्रेजेंट नहीं करना है। उससे आप करेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। उसके लिए तो डिफरेंट अप्रोच हम यूज़ करते हैं, जनरली हम पहले यूज़ करते आए हैं, उसी टाइप का है कुछ, देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका जो ट्रांजिस्टर है वो NPN टाइप है। सबसे पहले हम ड्रॉप हैं उन्हें मेंशन करेंगे। यहाँ पर ड्रॉप होगा प्लस माइनस VBE प्लस माइनस VCE एंड हियर द वोल्टेज इज VB। आपको यहाँ पर VB की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, और VB बेसिकली यहाँ ग्राउंड से लेके यहाँ तक के बीच में वोल्टेज है, प्लस माइनस आप इस तरीके लिख सकते हैं, ये VB वोल्टेज है। VB इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर जो वोल्टेज है टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई दिस रेजिस्टेंस अपॉन दिस रेजिस्टेंस प्लस दिस रेजिस्टेंस, इट विल बी इक्वल टू 5 इंटू R2 इज 1 अपॉन R1 इज 4 प्लस 1, कितना आएगा ये 1 वोल्ट। ठीक, VB आप निकाल चुके हैं। इसके बाद आपको वैल्यू निकालनी है I। अब यहाँ पर IB आप नहीं निकाल सकते, जब कभी बीटा लार्ज दिया है
इसका मतलब अब मान लीजिए आई बी बहुत नेग्लिजिबल है, तो इस केस में आपको आई बी नहीं निकालना है। और इसमें एक और चीज़ होती है, यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है आई सी, जब आई बी नेग्लिजिबल हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, तो आई सी आपका यहाँ पे फ्लो होगा, तो आई ई भी आई सी के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा वो भी आई सी होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इस केस में आप यहाँ पर केवीएल लगा सकते हैं, अप्लाई केवीएल इन इनपुट लूप। यहाँ पर कोई करंट आपको मालूम नहीं है, डायरेक्टली आपको वोल्टेज मालूम है, तो आप उस वोल्टेज को यूज करेंगे डायरेक्टली। तो माइनस वी बी इस तरीके से जा रहा हूँ, प्लस वी पी ई प्लस वे 300 ओम में दिया हुआ है, तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं 0.3 किलो ओम में। तो जिससे करंट आपको जो आएगा वो मिली एम्पियर में आएगा। सारे रेजिस्टेंसेस किलो ओम में ही आपको लेने हैं, जिससे करंट आएगा वो मिली एम्पियर में आएगा। अदरवाइज आप फिर इसे ओम में लें, जैसे करंट आएगा वो एम्पियर में आएगा। तो जाएगा इंटू 0.3 आई सी इज इक्वल टू 0। वी बी हम निकाल चुके हैं, 1 वोल्ट है, तो -1 वी बी हमें मालूम है दिया हुआ है 0.7 प्लस 0.7 प्लस 0.3 आई सी इज इक्वल टू 0। तो आई सी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 0.7 अपॉन 0.3 इक्वल टू 1 मिली एम्पियर। आई सी आपने निकाल लिया 1 मिली एम्पियर, आई सी की वैल्यू आपने निकाल ली। उसके बाद वो आपको निकालना है VCE, VCE आपको निकालना है। तो VCE के लिए जो आउटपुट लूप है उसमें KVL लगा दीजिए, अप्लाई KVL इन आउटपुट लूप। -5 क्यों आ रहा है वो हम पहले आपको बता चुके हैं। -5 प्लस 2.2 IC प्लस VCE प्लस 0.3 IC इज इक्वल टू 0। तो IC वाले टर्म आप एक तरफ कर लेंगे, IC की वैल्यू आपको पता भी है, तो ये जाएगा 2.5 IC प्लस VCE इज इक्वल टू 5। VCE इज इक्वल टू आप निकाल सकते हैं 5 माइनस 2.5 इंटू IC 1, तो ये आपका निकल के आएगा 2.5। VCE इज इक्वल टू 2.5। अब देख सकते हैं इसमें हमारा थोड़ा अप्रोच डिफरेंट रहा। लास्ट क्वेश्चन में हमने R1 और R2 को थेवेनिन इक्विवेलेंट में कन्वर्ट किया था, RV निकाला था, वो सब यहाँ पर निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि फ़ायदा यहाँ पर ये था कि बीटा हमें लार्ज दिया हुआ था, तो उसकी वजह से जो IC यहाँ पर फ्लो हो रहा है वही यहाँ पर फ्लो हो रहा है, तो इससे क्वेश्चन सिंपल हो जाता है। तो इस तरीके से आप इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वोल्टेज डिवाइडेड बाय इसमें इसी 2 टाइप्स की प्रॉब्लम्स फॉर्म होती हैं जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, थैंक यू।